आप सभी का सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आप स्वागत है। मैं अनुप कुमार शर्मा बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स का सिलेबस आज डिस्कस करूंगा। एग्जाम में क्या सिलेबस है आपका, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, थ्योरी कितने मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने रहते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने रहते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से क्या क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आज। टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम में थ्योरी और प्रैक्टिकल मिल करके ये 70 मार्क्स का थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। 70 मार्क्स के एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 पूछा जाता है, जिसमें से 35 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना होता है। 70 क्वेश्चंस में से सिर्फ 35 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू होता है उसमें 70 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होता है और इसमें से ये 35 क्वेश्चंस में जो ऑब्जेक्टिव है इसमें 35 क्वेश्चंस में 35 इंटू 1 टोटल जो हो गया वो 35 मार्क्स का हुआ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है और ये 2 मार्क्स के होते हैं। 10 इंटू 2 20 हुआ। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 6 होता है, जिसमें से 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। $15 मार्क्स हुआ। टोटल 35, 20 और 15 मिलकर के 70 मार्क्स का थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यू, ये सेक्शन ए में होगा। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होता है वो सेक्शन सी में होगा। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या है क्वेश्चंस का, जिसमें से हम लोग को बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। 70 क्वेश्चंस में से सिर्फ 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होता है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को सिलेबस को पूरे सही ढंग से पढ़ना होता है, हर एक पॉइंट को समझना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप जितने
भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम हुआ या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसमें सिलेबस से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक हैं सबको बहुत बारीकी से पढ़ना होता है। ये क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसमें गेस करना भी बड़ा मुश्किल होता है, और वही स्टूडेंट इसको कर पाते हैं जो पूरे सिलेबस को थ्रू आउट अच्छे ढंग से पढ़े हैं। अब जो 12th का सिलेबस है उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर इसमें है, किस टाइप के चैप्टर हैं, और वो उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो 12th के सिलेबस में ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिक नेचर वाले चैप्टर हैं। 11th के सिलेबस में क्या था कि वो मैकेनिकल नेचर वाले चैप्टर्स जो है वो ज़्यादा था, इसमें इलेक्ट्रिकल नेचर वाले चैप्टर्स हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, तो 12th का जो चैप्टर है वो किस नेचर के चैप्टर्स हैं वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्या क्या पढ़ना है 12th में। 12th का जो पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है पहला चैप्टर। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड चैप्टर है 12th का, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या इसको इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। फोर्थ चैप्टर है मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। फिफ्थ है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सिक्स चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर इसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट एसी जिसको बोलते हैं। 8 चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट बुक है उसमें दो बुक है, एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक है और सेकंड बुक है 12th में। तो फर्स्ट बुक में इतने सारे चैप्टर्स जो है वो है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखेंगे आप लोग कि जो भी चैप्टर्स है वो सब इलेक्ट्रिक नेचर वाले चैप्टर हैं, इसमें फोर्स वगैरह मोशन वगैरह इस तरह का नहीं है, जो मैकेनिकल नेचर वाले चैप्टर नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक नेचर वाले चैप्टर है। जैसे यहाँ पे देखिए चार्ज वगैरह इसमें ज्यादा पढ़ना है, चार्ज ही ये सब सारे चैप्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक शब्द यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट है ना, फिर यहाँ पे चार्ज आ गया, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेटिज्म आ गया,
फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया, अल्टरनेटिंग करंट आ गया, और इलेक्ट्रो यहाँ लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक नेचर वाले चैप्टर्स हम लोग को ये डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये जितने सारे जो चैप्टर हैं वो सब जो है वो चार्ज की वजह से है। चार्ज क्या होता है, और चार्ज ही रेस्पॉन्सिबल है इतने सारे जो हम लोग चीज डिस्कस करेंगे, जो भी हम लोग फिजिक्स में टॉपिक आएगा वो सब के लिए ये चीज रेस्पॉन्सिबल है। चार्ज की वजह से ही फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, और चार्ज ही रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। करंट जो फ्लो करता है, करंट का हम लोग इतना यूज करते हैं, उसके लिए ही कहीं ना कहीं चार्ज ही रेस्पॉन्सिबल है। पूरी तरह से ये चार्ज रेस्पॉन्सिबल है, चार्ज की वजह से ही करंट होता है। यहाँ भी मूविंग चार्ज आ गया। और मैग्नेटिज्म जो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट तो हम लोग देखते हैं किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी जो उसमें होता है वो भी चार्ज की वजह से होता है। चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर यहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें डिस्कस किया जाता है। फिर ये अल्टरनेटिंग करंट हो गया, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ। ये हुआ एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक का चैप्टर्स हुआ। इसमें ये जितने सारे चैप्टर हैं वो रिलेटेड है एक दूसरे से। जैसे कि ये अगर बहुत अच्छे से स्टूडेंट अगर पढ़े तो ये भी उसको समझ में आएगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ये जो समझ रहा है वही ये समझ पाएगा। फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड बुक का जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। अब एनसीईआरटी का जो सेकेंड बुक है उसमें कौन कौन सा चैप्टर है उसको देखेंगे। एनसीईआरटी के सेकेंड बुक का जो पहला चैप्टर है वो रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं। इसमें इमेज का बनना, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह को डिस्कस करेंगे। ये भी क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है। एनसीईआरटी का सेकंड बुक का जो दूसरा चैप्टर है वो वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स जो है वो ये नया चीज होगा, ये इसके पहले क्लास 10th में नहीं मिला होगा। रे ऑप्टिक्स मिला है। वेव ऑप्टिक्स जो है ये भी क्लासिकल फिजिक्स से होते हुए ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है। जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे फिजिक्स का वेव ऑप्टिक्स में। जो तीसरा चैप्टर है वो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। फोर्थ जो चैप्टर है वो है एटम्स। फिफ्थ चैप्टर है न्यूक्लियाई। सिक्स्थ चैप्टर है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल डिवाइसेस इसमें डिस्कस करेंगे। और सेवेंथ चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात होगी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, मैसेज कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो रे ऑप्टिक्स है
यहाँ तक जो है ये यहाँ से लेकर के ये मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा हो गया। ड्यूअल नेचर से लेकर के कम्युनिकेशन सिस्टम तक जो हिस्सा हुआ ये मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग से लेकर के अब तक के फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स में रखा गया है, और उसके पहले का जो फिजिक्स है वो जो क्लासिकल फिजिक्स है, तो यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने रेडिएशन के ड्यूअल नेचर के बारे में बताया कि रेडिएशन के पास ड्यूअल नेचर होता है, दो तरह का नेचर होता है, इसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोग का सिलेबस है 12th का, इतने सारे चैप्टर्स हैं, और उधर फर्स्ट बुक में 8 चैप्टर था और इधर 7, टोटल कितना हो गया 15 चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे हम लोग।